अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। ये इस एक्सरसाइज में सबसे पहले वाली वर्ड प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए भी दोनों ही मेथड से कहा गया है कि एक दफ़ा मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करें और एक दफ़ा क्रैमर रूल से करें। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले जो काम है, असल इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है, वो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाना। इक्वेशंस बनाने वाला काम पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। बिल्कुल बेसिक कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे थोड़े से इस्तेमाल होते हैं। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की निशानी ये होती है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी विड्थ है और ये इसकी अगर लेंथ है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। थोड़ी देर के लिए हमने पहले इस लेंथ को सपोज किया x और क्वेश्चन में ये कहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। हमने विड्थ को सपोज कर लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। दोनों को हमने x और y सपोज कर लिया शुरू में। यहाँ पे भी l और w की जगह अगर हम लेंथ को x और विड्थ को y कह दें तो बेहतर होगा। अब इन दोनों को हमने जो x और y सपोज किया है, जो पहला फिक्रा है हमारी वर्ड प्रॉब्लम में, उसमें ये बताया गया है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि x इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ y, यानी कि जो x है लेंथ रेक्टेंगल की वो 4 टाइम्स ऑफ y है। इन्हीं वर्ड्स को मेरे जब इक्वेशन के फॉर्म में हम इनको चेंज करेंगे तो आएगा x इज 4 टाइम्स ऑफ y का मतलब है 4y। ये हमारी इस क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन की एक नॉर्मल फॉर्म आ गई है। अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है जिसमें हम वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पर रखते हैं और अगर कोई कांस्टेंट मौजूद हो तो उसको राइट साइड पर रखते हैं। ये 4y चूंकि एक वेरिएबल है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इक्वेशन की शक्ल बनेगी x माइनस 4y इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 आ जाएगा और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी इस क्वेश्चन की। अब इससे आगे देखते हैं। कहा गया है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात यह कि पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है। पेरीमीटर होता है ये जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सब का सम। तो जब एक रेक्टेंगल की बात होगी तो उसके पेरीमीटर के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। नाउ हमें गिवन ये है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का किसके इक्वल है, 150 सेंटीमीटर्स के। फिलहाल सेंटीमीटर यूनिट मत लगाएं, जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो उसके साथ सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आसान सा है, बिल्कुल ज़हन में रख लें। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। बेसिकली रेक्टेंगल के लिए लेंथ और विड्थ जब यूज होते हैं तो लेंथ की जगह l और विड्थ की जगह w लगता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में चूंकि हमें इस एक्सरसाइज पूरी में x और y यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं, आप अपने तौर पे कोई भी वेरिएबल वैसे ले सकते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 2y हमने कह दिया इज इक्वल टू 150। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के। ये हमारी यहाँ पे आ गई सेकेंड इक्वेशन। इस क्वेश्चन में सबसे मेन जो काम है वो इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने वाला काम यहाँ तक हो गया है। ये दो इक्वेशंस x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। इससे आगे वो स्टेप आता है जिसमें मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड या क्रैमर रूल, उन दोनों में से किसी भी एक मेथड से आपको पेपर में कहा जाए तो आपने उससे सॉल्व करना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रख लें कि पेपर में जौन सा मेथड आपको कहा जाएगा आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है, उसके अलावा कोई मेथड अडॉप्ट नहीं करना। अगर क्रैमर रूल कहा हुआ है तो क्रैमर यूज़ होगा, अगर इन्वर्स कहा हुआ है तो इन्वर्स मेथड से ही यूज़ को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एक मेथड कहा हुआ और दूसरे मेथड से कर दिया तो आंसर गलत कंसिडर होगा।
तो ये हमारा यहाँ तक इक्वेशंस बन चुकी हैं। इसके बाद मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में आपको डायरेक्ट जो इससे आगे वाला काम है वो डायरेक्ट आंसर्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख के आपको दिखा दूंगा। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो सॉल्विंग प्रोसेस है दोनों मेथड्स में वो इससे पिछली 2 वीडियोस में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ से आगे डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक गाइड मिलेगी। थैंक यू। ये हमने इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने इस जो इक्वेशंस मौजूद हैं इनसे मैट्रिसेस बनाए। ये 3 मैट्रिसेस बनाने के बाद इनमें से ये वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स है, ये एक्स वाई वेरिएबल्स वाला, और ये राइट हैंड साइड को मैट्रिक्स बना दिया। ये मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया मैट्रिक्स बी का। अब ये ए चूंकि एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके इन्वर्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास निकलेगी ए इन्वर्स इंटू बी। तो अब यहाँ पे काम हमने ये करना है कि पहले ए का इन्वर्स फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ए का लेते हैं डिटर्मिनेंट। जब हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आता है 10। और जो नेक्स्ट काम है ए का इन्वर्स निकालने के लिए वो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हमने किया यहाँ पे, जिसमें हमने इन 2 की जगह चेंज कर दी वहाँ पे और इन 2 का साइन चेंज कर दिया। ये आ गया एडजॉइंट। इसके बाद ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट है। तो ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा ये और नीचे ए का डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी वो यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से हमारे यहाँ पे ए इन्वर्स का हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी इस 10 को यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि अगर इस 10 को ऊपर इन सब से डिवाइड किया तो फ्रैक्शंस वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और जब उसको हम इस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल बेहतर यह है कि इस 10 को नीचे ही रहने दें, बाद में डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी में ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स लिखा, ये बी मैट्रिक्स हमने यहाँ से लिखा और नीचे ये जो 10 था उसको लिख दिया। अब ऊपर जब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हुई और यहाँ आ गया ऊपर 600, नीचे आ गया 150 और डिनोमिनेटर में 10 मौजूद है। ये 10 ऊपर दोनों से बारी बारी डिवाइड होगा, जिससे हमारे पास फाइनल आंसर्स आते हैं। x की वैल्यू आती है 60 और y की वैल्यू आती है 15। ये पूरा पार्ट हमारा हुआ है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए, और अब आप देखेंगे इसको कि ये क्रैमर रूल के ज़रिए कैसे सॉल्व होता है। अब इस क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन सेम है, उसी तरीके से हमने इसको 3 मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा। सबसे पहला काम दोनों मेथड में यही होता है कि आपने पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट लिया, 10 आ गया। इसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स बेसिकली क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसमें एक्स वाले एलिमेंट्स को छुपा लेते हैं, एक्स वाले कोएफिशिएंट्स को छुपा के उसकी जगह पे ये वाला मैट्रिक्स के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं 0 और 150। यानी कि ए एक्स में ये एक्स वाले जो कोएफिशिएंट्स हैं 1 और 2 उनको छुपा लेते हैं और उसकी जगह पे ये 0 और 150 वहाँ पे लग गए, और ये -4 और 2 देखें एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है। इसकी जब वैल्यू निकाली तो आई 600। इसके बाद जो x है, x का फॉर्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। दोनों की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिनमें से ए एक्स की वैल्यू 600 है और ए की वैल्यू 10 है। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 60 सेंटीमीटर यूनिट साथ आप लोग ज़रूर लिखें इन क्वेश्चंस में। जिन क्वेश्चंस में यूनिट गिवन होता है उसमें यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। यही इसी तरह का फॉर्मूला है ए वाई के लिए। ए वाई में क्या होगा कि अब y वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो वाले एलिमेंट्स छुप जाएंगे। y वाले एलिमेंट्स थे ये दोनों -4 और 2, इनकी जगह 0 और 150 आ जाएगा। वो देखें वहाँ पे 0 और 150 है, और ये 1 और 2 देखें इधर यहाँ पे एज इट इज़ मौजूद है। तो ये ए वाई की जब हमने वैल्यू निकाली वो आई 150। इसके बाद y हमारे पास इसका फॉर्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। दोनों की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। y इज इक्वल टू 150 ओवर 10, y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। अब इस वीडियो में आपने इसके दोनों तरीके देख लिए हैं। थैंक यू।